हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी मेंटर, आपके अपनी फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप जीरो से हीरो वाले लेवल पर पहुंच सके। तो हमने क्या किया था, अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। जो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम कंप्लीट करेंगे अपना म्यूटेशन और पेडिग्री एनालिसिस। म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन, और जो अपना पेडिग्री एनालिसिस है इसका मतलब होता है वंशावली विश्लेषण। अब ये क्या होते हैं, ये वर्ड आपको बिल्कुल एकदम नए लग रहे होंगे। म्यूटेशन तो म्यूटेशन आप कई बार सुन चुके होंगे, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन आपको कई बार बता दिया, लेकिन आप ये जो नया वर्ड देख रहे होंगे पेडिग्री एनालिसिस या वंशावली विश्लेषण, ये आपके लिए बिल्कुल एकदम नया वर्ड होगा। लेकिन इसका मतलब क्या होता ये हम आपको बता देंगे। यहाँ पर हम लिख भी दें तो हमारा जो म्यूटेशन होता है इसका मतलब होता है उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन। और ये जो हमारा होता है इसका मतलब होता है वंशावली विश्लेषण। अब ये वंशावली विश्लेषण क्या होता है ये सब बताएंगे, बस आपको करना हमेशा की तरह वीडियो के साथ बने रहना है और भैया पर भरोसा रखना है। इतना क्लियर है? तो ये आज जो हमारे टॉपिक है ये क्या, म्यूटेशन और पेडिग्री एनालिसिस। इसके जस्ट बाद हम शुरू कर देंगे कि अपने अपने आनुवांशिक विकार या जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे हीमोफीलिया था, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब, इन सब के बारे में बात करनी है। आज हमें एक हिसाब से मान लीजिए उन्हीं से रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पर बतानी है। अगर ये नहीं बताएंगे तो आपको आनुवंशिक विकार डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, तो ये वाला आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना क्या वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं अपना। तो ये हमेशा की तरह अपना क्या एचडब्ल्यू है। एचडब्ल्यू करना अब ऐसा तो है नहीं कि एचडब्ल्यू केवल बच्चों को मिलता है, ये किन को मिलता है, बड़ों को भी मिलता है। और तुम तो वैसे भी बच्चे ही हो, अभी तो बच्चे ही हो। तो इस हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स का या एक्स बॉडी की खोज किसने की थी? किस साइंटिस्ट ने की थी अपने एक्स बॉडी की खोज? हैंकिंग नामक साइंटिस्ट ने की थी। और उसका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1819 में हुआ था। उसमें एनसीईआरटी में जन्म भी लिखा है, तो बेटा जन्म भी पूछ सकते हैं। इतना क्लियर है? तो जो अपनी क्या थी एक्स बॉडी की जो खोज थी वो किसने की थी? हैंकिंग नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? हैंकिंग नामक साइंटिस्ट ने की थी। इतना क्लियर है बेटा? अब इसमें देखते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन करता है। जो हमारा मनुष्य होता है, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों में कौन डिसाइड करेगा? मम्मी पापा में से कि जो लड़का होगा वो कौन डिसाइड करता? अपना नर वाला। कौन करता? नर। जो अपना मेल होता है वो डिसाइड करता है कि क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। जबकि दोष कैसे दिया जाता है? किनको? जो अपनी माताएं होती है, स्त्रियां होती है, उनको दोष दिया जाता है लड़की पैदा करने के लिए। जबकि ये क्या है? एक मिथ्य है। मिथ्य मतलब होता है झूठ। क्या? झूठ होता है उसका मतलब। इसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये कहता पक्षियों में लिंग निर्धारण कौन करता? इसमें अपोजिट होता था। यहां पर तो क्या था अपना, ये एक्स वाई है तो अगर नर है, अगर एक्स एक्स है तो ये मादा है। मतलब अगर हेट्रोजाइगस नर शो करता और होमोजाइगस मादा शो करता। लेकिन पक्षियों में क्या होता है, ये विपरीत हो जाता। पक्षियों में जो मादा पक्षी होती है वो क्या शो करती है? हेट्रोजाइगस शो करती है। और जो नर पक्षी होता है वो होमोजाइगस शो करता। तो इसमें जो लिंग निर्धारण करता है वो कौन करता है? मादा पक्षी। कौन करता है बेटा? मादा पक्षी करता है। ठीक है। और इसमें कौन सा होता है? जेड डब्ल्यू होता है। क्या होता है? जेड डब्ल्यू। और जो हमारा नर पक्षी होता है उसमें जेड जेड होता है। ये आपको क्लियर है? इसके बाद जो हमारा चौथा है, अब इसमें देखते हैं हम यहाँ पर, वर्कर मधुमक्खी के पास गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो आपको बताया था कि जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी में 3 वर्ग थे। कौन कौन से? एक रानी वाला था, एक वर्कर था और एक ड्रोन था। तो जो मधुमक्खी होती है और वर्कर होती है, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। लेकिन ड्रोन में क्या होती है? गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। और क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्या होता है, उसका जो निर्माण होता है वो पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा होता है, बिना निषेचन के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो वर्कर मधुमक्खी है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 32। पिछले लेक्चर में हम गलत कर दिया था, 16 करते थे, तो अपना क्या बाद में सुधार भी दिया था उस लेक्चर को। तो इतना क्लियर है? ये क्या अपना 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32। तो ये हमारे क्या चारों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चन जिन्होंने किए हैं बहुत अच्छे बेटा, आप करते रहिए ऐसे ही। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो 97 या 95 प्लस कोई नहीं रोक रहा आपके। आप बस ऐसे लगे रहिए, जितने भी क्वेश्चन देते हैं उनको करिए, अगर कमेंट कीजिए, और जो भी डाउट हो वो डाउट भी कमेंट में लिखा करो, ताकि आपको क्या, ऐसा नहीं है कि आपके डाउट इग्नोर मार दिए जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट होंगे वो बेटा। आप बस एक सीक्वेंस में देखते हैं ना, आपके ऐसा नहीं होगा कि आपने जो डाउट लिखे हैं वो डाउट नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट ना किए गए हो। बस आपको अपने डाउट लिखने हैं। जब आप लिखोगे तभी तो हमें पता चलेगा। अब यहाँ पर हम वो क्या कहते हैं, बाबा बंगाली वाला जादू तो करते नहीं है कि यहाँ पर देखें कि अच्छा इस बच्चे को डाउट है
तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, आप लिखोगे तभी हमें पता चलेगा। जैसे डॉक्टर होता है, उसको आप बीमारी बताओगे तभी तो वो आपको दवा देगा, आपको देख के तो वो बीमारी डायग्नोस कर नहीं लेगा। इतना क्लियर है? यहाँ पर क्या उत्परिवर्तन, अब यहाँ से शुरू होती है हमारी क्या समझाने वाला हिस्सा। अब आप समझिए उत्परिवर्तन होता क्या है। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हमारे जीवन में सडनली होने वाले चेंजेस का कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ये क्या होता है, कोश का लेवल, जब हमारी कोश का विभाजन चल रही होती है उस समय भी हो सकता है, या मान लो कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रभाव के द्वारा होता है। अभी केमिकल फिजिकल प्रभाव क्या होते हैं, आपने सुना होगा कि ओजोन छेद हो गया है, वहां से यूवी किरणें आती हैं, एक्स किरणें आती है, उससे क्या होता है कैंसर होने का डर है। तो ये जो एक्स किरणें हैं या यूवी रेज है, पराबैंगनी किरणें, इनके द्वारा जो भी हमारा क्या होता है कैंसर वगैरह होते हैं, तो ये जो किरणें होती है ये क्या होती है फिजिकल होती है। ये क्या होती है फिजिकल। अभी इसमें एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया गया होगा म्यूटाजन। म्यूटाजन ये होता है कारक होता है जो क्या करते हैं म्यूटेशन कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं म्यूटाजन बोलते हैं। इतना क्लियर है आपको? आप जो म्यूटेशन कर दे उसे हम क्या बोलते हैं म्यूटाजन। अब जो म्यूटाजन होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से, या तो केमिकल होगा या फिजिकल होगा। तो केमिकल क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं सिगरेट वगैरह पीते हैं, दारू पीते हैं और बीड़ी वगैरह गुटखा वगैरह खाते हैं, उनके बाद क्या होता है ना कैंसर हो जाता है। तो जो वो निकोटीन वगैरह ये जो तंबाकू में जो भी केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से जो कैंसर होता है या जो भी चेंजेस होते हैं ये हमारे क्या होते हैं केमिकल होते हैं। क्या होते हैं ये केमिकल कारक होते हैं। तो उत्परिवर्तन होने के अपने क्या होते हैं केमिकल कारक भी हो सकते हैं और फिजिकल कारक भी हो सकते हैं। अब उत्परिवर्तन होता क्या है एक्चुअली में आप ही समझिए। जैसा कि आपने देखा होगा, देखो एक आपको एक रिलेटेड बता रहे हैं आपकी जो दैनिक जीवन में है, तो आपने उदाहरण देखोगे। जैसे मान लो आप क्या करो, यहाँ से अपनी शर्ट में कट लगाओ, क्या लगाओ, यहाँ से एक शर्ट में कट लगाओ और रोड पर निकल जाओ। आपको लोग देखें, कुछ और लोग पहनने लगे उस शर्ट को, तो ये जो उत्परिवर्तन हुआ है, ये जो चेंजेस हुए हैं, ये क्या बन गया, एक फैशन बन गया या दौर बन गया कि लोग इसे फॉलो करने लगे। समझे? अगर आपने यहाँ पर ऐसे कट लगा दिया, ऐसे शर्ट पूरी फाड़ ली, यहाँ बटन है और माँ है बस है, आप यहाँ पहन के निकल गए, आपको कुछ लोग मूर्ख बोलेंगे, उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो वो जो ट्रेंड था वो आप तक ही रह गया, इसके आगे नहीं बढ़ा। इसी प्रकार से उत्परिवर्तन होते। मान लो कोई व्यक्ति है, उसके यहाँ से सींग निकल आए, क्या निकल आए सींग, तो वो सींग क्या है इस नेचर में ह्यूमन के लिए वो क्या है सर्वाइवेबल नहीं होगा। अब मान लो कोई व्यक्ति है वो सींग निकल आए उसके, तो सोचो आप उसे कितनी दिक्कत होगी, ना वो हेलमेट लगा पाएगा, बहुत सी चीजें होंगी जिससे उसे सामना करना पड़ेगा। मतलब वो इस प्रकृति में क्या है सुटेबल नहीं है, मतलब उस हिसाब से उसके लिए प्रकृति बनी हुई नहीं है, तो वो लक्षण क्या आगे नहीं जाता। अब जो लक्षण आगे, जैसे मान लो अब हमारी दो आंख है, ये वाला जो चेंजेस है ये हमेशा चलता रहता है। अब रंग में आपने देखा होगा काला गोरा वेरिएशन, ये जो विभिन्नताएं आती रहती हैं, ये किसके द्वारा आती थी, वेरिएशन के द्वारा, जो अपनी क्रॉसिंग ओवर म्यूसिस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी क्या होती थी क्रॉसिंग ओवर होती थी। उस दौरान लक्षण की क्या होती थी बदल जाते थे। जो मान लो माता पिता है तो पूरे लक्षण तो जाते नहीं थे बच्चों में, कुछ लक्षण बदल जाते थे। तो विभिन्नताएं वहां पर भी हो रही और विभिन्नता म्यूटेशन के द्वारा भी हो रही। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के द्वारा विभिन्नता होती है ये अचानक होती है, ये सडनली होती है। और जो क्या होती है म्यूसिस डिवीजन के द्वारा वेरिएशन के द्वारा होती है, ये विभिन्नताएं क्या होती है धीरे धीरे होती है और कंटिन्यू रहती है। लेकिन जो हमारी क्या होती है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के दौरान जो चेंजेस होती हैं ये क्या होते हैं अचानक होते हैं और कुछ समय के लिए होते हैं। अब आपने देखा होगा व्यक्ति को कैंसर जन्म से तो होता नहीं है, या मान लो उसको पहले से पता चल जाए 5 साल पहले से कि ये जो हमारा लड़का है इसको कैंसर होने वाला, लेकिन हमें ये जरूर पता रहता कि हमारा ये जो लड़का होगा उसकी 2 आंख होंगी, एक नाक होगा, हो सकता है ये काला या गोरा हो। इतना पता रहता है, हम इतना अनुमान लगा लेते हैं कि अगर मम्मी पापा दोनों काले होंगे तो उनका लड़का भी क्या होगा काला होगा, एक हिसाब लगा लेते मतलब। लेकिन कैंसर का किसी को पता नहीं रहता कि हमारे लड़के को कैंसर होने वाला है, या हमारे पिताजी बीड़ी पीते हैं तो उन्हें कैंसर होने वाला, ये किसी को नहीं पता होता। ये क्या होता है सडनली अचानक चेंजेस होते हैं। आपने भी कभी कभी पिक्चर देखी होंगी कि कोई बच्चा हुआ, कोई बच्चा हुआ, उस बच्चे की पूंछ निकली हुई है, या कभी कभी 2 आंख की जगह 1 आंख होती है, तो ये क्या है सडनली चेंजेस हुए हैं। कोष का विभाजन जब चल रहा था तो उसी दौरान क्या होती है कुछ गुणसूत्रों में हेर फेर हुआ, या जीन में कुछ हेर फेर हुआ, उसकी वजह से क्या होती है उनकी जो संरचना बॉडी की बननी थी वो क्या होगी डिफरेंट हो गई। अब आपने सुना होगा, आपने कुछ मतलब जैसे किन्नर वगैरह होते हैं तो उनमें ये जो कैरेक्टर होती हैं कि मतलब उनका शरीर रहता है मतलब लड़कियों जैसा, लेकिन उनकी जो बोली होती है वो लड़कों जैसी होती है। ये किस वजह से होता है, ये गुणसूत्रों की कमी या ज्यादा की वजह से होता है। ये मान लो अगर जैसे अब बांझ वगैरह आपने सुना होगा कोई बच्चे नहीं उत्पन्न, तो ये सब चीजें क्या होती है गुणसूत्रों की हेर फेर से चीजें होती हैं। और ये कब हो जाती हैं अपनी जब अपना बेबी पल जब निषेचन की क्रिया हो रही होती है और उसके बाद जब कोष का विभाजन चल रहा हो तो उसी दौरान क्या होता है ये सब क्रियाएं होती हैं। तो अभी हमें इस वाले टॉपिक में यहाँ से लेकर के
जो हमारा अब बस जो हमारा चैप्टर कंप्लीट होना है लास्ट में, वहां इन्हीं सभी की बात करनी है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं। अब आपने सुना होगा आपको कैंसर है, तो कैंसर क्या हो तो आपके लड़के को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बीमारी है ये क्या वंशागत नहीं है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो वंशागत होती हैं, अपनी हीमोफीलिया वगैरह है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो वंशागत होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो वंशागत नहीं होती हैं। अब वो वंशागत क्यों नहीं होती? क्योंकि वो कायिक कोशिकाओं में होती है। तो ये कुछ रीजन है, ये हम आपको रीजन बताएंगे और क्या होता है। तो आपको केवल क्या समझना, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है उसके गुणसूत्र में कोई भी गुणसूत्र मान लो या जीन में क्या मान लो अचानक चेंज हो जाए। जब गुणसूत्र या जीन में अचानक चेंज होंगे तो उसका जो जीन रूप होगा क्या होगा, जीनोटाइप या जीन रूप होगा, वो तो बदलेगा ही, साथ में उसका क्या हो जाएगा, फिनोटाइप या दृश्य रूप भी बदल जाएगा। ये हमारा क्या होता है, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होता है। जितना क्लियर है इसमें देखेंगे आप, उत्परिवर्तन वह क्रिया है जिसमें डीएनए अनुक्रम, जो हमारा डीएनए का जो सीक्वेंस होता उसमें क्या हो जाए, चेंजेस हो जाए। मान लो डीएनए का एक सीक्वेंस लगा था पूरा, अब उठा करके हमने नीचे वाले को ऊपर लगा दिया, ऊपर वाले को नीचे लगा दिया, तो जब उसमें क्रॉसिंग ओवर होगी तो गुणसूत्र क्या होंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। तो इस वजह से भी क्या होती है, बीमारी बन जाती है। तो डीएनए अनुक्रम में बदलाव होता है जिसके परिणाम स्वरूप दृश्य रूप फिनोटाइप बदलेगा। अब आपको एक चीज और बता दें, कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर उसका जीनोटाइप बदल रहा तो उसका फिनोटाइप बदलना निश्चित है। लेकिन अगर उसका दृश्य रूप या फिनोटाइप बदल रहा तो ये कोई गारंटी नहीं है कि उसका जीनोटाइप भी बदलेगा। वो आप देख चुके होंगे प्लांट में। इतना क्लियर है? जीन रूप वगैरह से आप परिचित होंगे, जीन रूप में भी परिवर्तन हो जाता, परिवर्तित या परिवर्तन हो जाता है। उत्परिवर्तन भौतिक तथा रासायनिक किसी भी कारक की वजह से हो सकता है। आपको भौतिक कारक बता दिए, भौतिक कारक कौन से, अपने एक्स रेज, यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें वगैरह। और जो केमिकल्स क्या होते हैं, सिगरेट वगैरह जो बीड़ी पीते हैं आपने देखा होगा, उन्हें भी क्या होता है, कैंसर हो जाता। तो ये क्या गलत है, आपको रोकना है। अपने आसपास जो रहते हैं, अपने दादा वगैरह जो भी पीते होंगे उनको क्या कह देना, दादाजी इससे क्या होता, बहुत दिक्कत होती है, आप इसको बंद कीजिए। अब यहाँ पर लिखा उत्परिवर्तन के प्रकार। अब उत्परिवर्तन के प्रकार कई प्रकार के हो सकते हैं। मान लो गुणसूत्र की संरचना बिगड़ जाए, मान लो गुणसूत्र की जो संरचना होती है एक्चुअल में, वो संरचना क्या हो जाए, टूट जाए, बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए। तो गुणसूत्र की संरचना का बिगड़ना, इसके अलावा गुणसूत्रों की संख्या का कम होना। जैसे मान लो हमारे जो ह्यूमन होते हैं उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 की जगह 47 हो जाए, 45 हो जाए, तो गुणसूत्रों की क्या हो रही है, संख्या में कमी हो रही है। और यहाँ पर एक जो अपना जो तीसरा है वो क्या है, डीएनए क्रम में परिवर्तन। अब डीएनए क्रम में जो परिवर्तन है ये हमें पढ़ना बेटा अपने नेक्स्ट चैप्टर में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का जो आणविक सिद्धांत वाला जो चैप्टर है उसमें कंप्लीट करना। लेकिन हम इसको हल्का सा बता दिए, जैसे मान लो हमारा क्या है, ये गुणसूत्र है, क्या है, गुणसूत्र है। यहाँ पर ये जीन लगे हैं, क्या लगे हैं, ये जीन लगे हैं। अब ये वाला जीन यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये वाला जीन यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो इससे क्या होगा, ये जो सीक्वेंस होता है ये बिगड़ जाएगा। ये जो सीक्वेंस होता है ये क्या होता है, बिगड़ जाएगा। तो ये आपको पढ़ना है अपने किसमें, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे हम आपको, पॉइंट म्यूटेशन वगैरह ये जो भी होती है चीजें हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। लेकिन इस वाले में हमें क्या करना है, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन और गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। अगर गुणसूत्र की संरचना में कोई परिवर्तन हो रहा तो उससे कौन सी बीमारी हो जाएगी, अगर गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो रहा तो उससे कौन सी बीमारी हो जाएगी। अब गुणसूत्र की संख्या जैसे कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, या गुणसूत्र की संरचना बिगड़ जाए, तो ये सब अपनी क्या होती हैं, उत्परिवर्तन का कारण बनती है। गुणसूत्र में अगर कोई भी छेड़खानी करोगे तो वो क्या किस में परिवर्तित हो जाएगा, उत्परिवर्तन में परिवर्तित हो जाएगा। आपको उत्परिवर्तन समझ में आया, आपको बहुत अच्छे से बताया। उत्परिवर्तन ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अचानक होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। लेकिन उत्परिवर्तन क्या होता है, लगातार नहीं चलते। अगर ऐसा होता तो मान लो हमारे जैसे बच्चे पेट में पल रहा, अब उसकी पूंछ निकली है, अब तो आप ऐसा तो है नहीं है कि उसके लड़के होंगे तो उनकी भी पूंछ निकली, तो ये कैरेक्टर क्या होती है, बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जाते ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा। लेकिन कुछ कैरेक्टर इन्हीं में से, उत्परिवर्तन में से कुछ ऐसे विकार होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलते रहते हैं। अब आपको एक एग्जांपल बताएं, आपने नोटिस किया होगा कुछ व्यक्तियों के कान पर यहाँ पर बाल होते हैं, हाइपरट्राइक्लोसिस बोलते हैं उस बीमारी को। तो यहाँ पर कुछ कान होते हैं, तो उनके लड़कों में भी वो पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कानों में, ये जो हमारा कान होता है ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पर क्या होते हैं, क्या होते हैं, कुछ बाल होते हैं। ये जो बालों वाला ये जो कैरेक्टर है, क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या होता है, परिवर्तित हो रहा। अब उत्परिवर्तन के कौन से कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं, तो यहां हम आपको बता दें। तो आपने दो प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी होंगी, एक जनन कोशिका पढ़ी होगी, एक कायिक कोशिका पढ़ी होगी। कायिक कोशिका बेटा आपने पढ़ी होगी और जनन कोशिका पढ़ी होगी। आपको पता है कि जनन कोशिका के द्वारा ही जो हमारे लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचते हैं। अब मान लो क्या है, हमारी ये उंगली है, उंगली हमने ऐसे ही काट दी,
तो हमारी ये जो उंगली कट गई है, ऐसा तो नहीं कि हमारे लड़के की भी या लड़की की भी हमारी उंगली कटी होगी, तो ये वाले लक्षण तो क्या होते हैं, अगली पीढ़ी में नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि ये क्या थे, काय के लक्षण थे। क्या थे? काय के लक्षण। लेकिन जो हमारी जनन कोशिका, जो हमारी शुक्राणु है, शुक्राणु के अंदर जो गुणसूत्र उपस्थित है, अगर उसमें कोई छेड़खानी होगी, अगर उसमें संरचना बिगड़ जाए या उसमें गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाए, तो वो लक्षण क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंच जाते हैं। तो वो कौन से होते हैं, अपने जनन लक्षण होते हैं या जनन कोशिका होती है। तो जनन कोशिका में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो क्या होंगे, वो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वंशागत होंगे। लेकिन अगर कायिक कोशिका में मतलब कुछ चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो लक्षण क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी परिवर्तित नहीं होते हैं। लेकिन म्यूटेशन क्या होता है, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में हो सकता है, अपनी जनन कोशिका में भी हो सकता है और कायिक कोशिका में भी हो सकता है। जो हमारा कैंसर होता है वो क्या होता है, कायिक कोशिका में ही तो होता है। आपने देखा कहीं मुंह में हो जाए, कहीं कहीं भी हो जाए, तो वो क्या होता है, लेकिन वो जो लक्षण होता है कैंसर वाला, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी परिवर्तित मान लो या आगे पहुंचता नहीं है। अब ये जो कैंसर वाला पॉइंट है, ये अगर आपने 11th की जो हमारी बायोलॉजी है, सेल डिवीजन, वहां आपने अगर पढ़ा हो, ध्यान से दिया हो, तो वहां पर एक एनसीईआरटी का एक लाइन लिखी है, तो उसमें ये बोला गया कि जो सेल डिवीजन होता है या कोश का विभाजन होता है, ये क्या होता है, एक फिक्स सीक्वेंस में होता है। मान लो G1 फेज के बाद S फेज आती है और S फेज के बाद G2 फेज आती है। अब मान लो कि क्या हुआ, कुछ पराबैंगनी किरणों की वजह से क्या हुआ, सेल की मति भ्रष्ट हो गई। क्या हो गई, मति भ्रष्ट होगी, मतलब वो पगला गई है। अब वो कर रही है कि एस पेज पर नहीं पहुंच रही। एस पेज पर क्या होता था कि जो हमारा गुणसूत्र है या डीएनए है, उसकी कॉपी बनती थी या उसकी जो भी मरम्मत होती है वो सही होती है। अब वो क्या कर रही है, एस पेज पर नहीं आ रही, G1 से सीधा G2 पर जा रही है, कोश का विभाजन हो रही। तो वो कोश का विभाजन बहुत तेजी से करती जा रही। तो आपने भी देखा वो ट्यूमर वगैरह बनते हैं, यहाँ पर लोथड़े बन जाती हैं, पूरा एकदम मांस कटने लगता। तो ये क्या होती है, कुछ ऐसे मतलब परिवर्तन हो जाते हैं कि वो सीक्वेंस को फॉलो नहीं करती, जो वो सीक्वेंस है कोश का विभाजन को, उसको फॉलो नहीं करती और बस अपनी मन मर्जी में, जैसे मान लो उसने दारू पी ली हो और बस वो अपने मन से करने में लगी हो, कोश का विभाजन करने में। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कैंसर होता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता, कोशिकाएं बढ़ती जाती है। यहाँ पर आपने मांस के लोथड़े वगैरह देखेंगे, ये क्या होता है, वहां पर बहुत तेजी से कोश का विभाजन होता है। कब? जब कैंसर होता है। तो अगर ये 11th का टॉपिक है तो वहां हम ज्यादा नहीं जाएंगे। जिन्होंने 11th पढ़ा होगा बहुत अच्छा है, और जो अभी 11th में आने वाले होंगे और जिनके पास अपने 11th के लेक्चर जाएंगे, उनके पास तो बहुत अच्छा कंटेंट जाना है बेटा। ठीक है, तो ये अपना क्या है, तो जो उत्परिवर्तन के कारक होते हैं, प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जाए, गुणसूत्र की संख्या में और संरचना में, संरचना के अलावा किसमें, डीएनए का जो सीक्वेंस है इसमें परिवर्तन हो जाए, तो ये किसका मतलब कारण बनेंगे, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन का कारण बनेंगे। इतना क्लियर है बेटा। अब हम यहाँ पर देखते हैं वंशावली विश्लेषण। अब वंशावली विश्लेषण होता क्या है, इसको आपको बताना। तो आपको समझाते हैं जो वंशावली विश्लेषण होता क्या है, ये समझिए। आपने देखा था कि मेंडल ने मटर का पेड़ लगाया था। मटर के पेड़ 3 महीने में हो जाती है, उसकी जो मटर की जो फसल होती है वो 3 महीने में हो जाती थी। तो उसने कई पीढ़ियों का मतलब 3 पीढ़ी का अध्ययन तो उसने एक साल में 4 पीढ़ी का कर लिया। लेकिन जो मनुष्य होते हैं उनकी एज क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब जैसे मान लो कोई साइंटिस्ट है, वो हमारे ऊपर प्रयोग करने को बैठे, मतलब वो हमारे लक्षणों को नोटिस करे कि हमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो हमारी उम्र मान लो 70 साल है, 80 साल है, ठीक है, इतनी ही उम्र उसकी होगी साइंटिस्ट की। अब साइंटिस्ट है वो 30 साल के आसपास, तो वो उसके मतलब इतनी समझ में आएगी ही, या 20 से 25 मान लो, मिनिमम बता दिया हमने कि 20-25 साल में उसको दिमाग आएगा कि हमें मतलब एक्सपेरिमेंट करने। ऐसा तो है नहीं है कि कोई भी साइंटिस्ट पैदा होती है साइंटिस्ट बन जाता। 20-25 साल तक वो किताबों का अध्ययन करता है, उसके बाद क्या करता है, उसको ये चीजें समझ में आती है कि हमें करना क्या। तो जैसे मान लो वो हमारे पर एक्सपेरिमेंट करने को बैठे, तो वो केवल हमारी बस पीढ़ी देख पाएगा कि हमने बच्चे पैदा किए, तो वो हमें और हमारे बच्चों को देख पाएगा, उनके बच्चों को नहीं देख पाएगा। तो उसने क्या किया, एक पीढ़ी ही देख पाई, उसने एक ही जनरेशन देख पाई, आगे की जनरेशन नहीं देख पाई, क्योंकि उसकी उम्र हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा। तो जो साइंटिस्ट होते हैं उनको मतलब लक्षणों को देखने के लिए 3 से 4 या 15 से 20 जनरेशन भी वो फॉलो करते हैं, ताकि उन्हें क्या समझ में आए कि ये लक्षण कितने आगे तक गया था और कैसे गया था, ये भी उन्हें देखना। तो वो क्या करते हैं, जो मनुष्यों में कैसे ये सब चीजें फॉलो होती हैं, तो वो क्या करते हैं, मनुष्यों में देखते हैं कि जो हमारे पिताजी होंगे, उनके पिताजी होंगे, उनके पिताजी होंगे, तो वो देखेंगे कि क्या ये रोग वहां से यहां तक आया है। मान लो जो हमारे लड़के हैं, उन्होंने देखा कि कोई रोग हमारे लड़कों में, उन्होंने उस रोग को नोटिस किया, फिर उन्होंने देखा क्या हमारे अंदर वो रोग है, हमारे अंदर या हमारी वाइफ के अंदर क्या वो रोग हैं, उनको हैं। अब उसके बाद हमारी अगली जनरेशन जाए, मतलब हमारे दादा दादी के पास है,
फिर परदादा परदादी के पास जाए। तो ये जो लक्षण देखने की होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, इस तरीके से ये जो लक्षण देखते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ये होता है क्या, वंशावली, मतलब वंश का किसका, वंश का अध्ययन, इसको बोलते हैं फैमिली ट्री। अगर आपने फैमिली ट्री या वंश वृक्ष का नाम सुना हो तो इसका मतलब ये होता, ऊपर दादा दादी बना दे, फिर नीचे पापा मम्मी बना दिए, फिर नीचे उनकी संतानें बना दी। तो ये क्या होता था, वंश वंश वृक्ष या फैमिली ट्री भी उसको बोलते थे। इस आधार पर वो क्या करते थे, लक्षणों की जांच करते थे, क्योंकि अगर वो बैठ जाएं एक जनरेशन को लेकर, वो कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो एज होती है वो एक पीढ़ी वाली क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन जो हमारे मटर होते थे वो आराम से 3 से 4 महीने में अपना जीवन काल पूर्ण कर लेते थे और एक नई जनरेशन या नई पीढ़ी देते थे। तो जो हमारे ह्यूमन होते हैं या मनुष्यों के केस में क्या होता है, अध्ययन करने के लिए करते हैं, उनके दादा परदादा मम्मी पापा इन सबके लक्षणों को नोटिस करते हैं और फिर वो देखते हैं क्या ये लक्षण दादा से आया है, ये दादी से आया है। इस आधार पर वो क्या करते थे, तुलना करते थे। तो जो हमारे जो अपने आनुवांशिक विकार है, इसके जस्ट बाद जो हमारे आनुवांशिक विकार है वो इसी पर आधारित है। वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस, इसके आधार पर वो देखते हैं कि रोग कहां से आया, कैसे आया। तो उसके लिए कुछ सिंबल का यूज किया जाता है, वो सिंबल आपको बता देंगे। जैसे हमारा मेंडल तो उसने क्रॉस करके अपने परिणाम निकाले थे, लेकिन जो हमारा पेडिग्री एनालिसिस होता है या वंशावली विश्लेषण होता है, इसको बताने के लिए कुछ सिंबल्स का यूज किया जाता है। अब वो सिंबल्स क्या होते हैं, हमारी एनसीईआरटी बुक में दिए हैं। अगर आप कभी बुक पढ़ते भी हो, अगर आपको टाइम मिलता है, आपने अगर बुक देखी होगी तो उसमें वो सिंबल दिए भी गए हैं। सिंबल मतलब होता है साइन बेटा, चिन्ह वगैरह। तो हम क्या यहाँ पर देखते हैं वंशावली विश्लेषण क्या होता है। तो इसमें देखते हैं मानव समाज में वंशागत विकारों की बात पुराने समय से चली आ रही है। अब ऐसा तो है नहीं है कि ये जो बीमारी चली आ रही थी कलर ब्लाइंडनेस वाली, वर्णांधता या हीमोफीलिया या अन्य भी जो बीमारी है, या यहाँ पर जो बाल आते थे, ऐसा तो है नहीं कि अभी हमारी जनरेशन से जब से पबजी आया तब से आ गया। पबजी तो याद होगा, पबजी जानते होगे बेटा आप, ठीक है, तब से आया तब से, ऐसा तो नहीं था ना। बीमारी कहती बहुत पहले से चली आ रही है, बस इनको अध्ययन नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि है क्या एक्चुअल में। तो इसका आधार था कुछ परिवारों में विशेष लक्षणों की वंशबद्ध रहने की व्यवस्था। वंशबद्ध रहने की मतलब क्या, वो लक्षण कंटिन्यू चले ही जा रहा, वो लक्षण चले ही जा रहा। आप लोगों की जो फैमिली होती है वो मैक्सिमम कहते हैं बाप का पार्टी थे, लड़का कबाड़ी है, इनकी भी लड़का कबाड़ी रहेंगे। तो ये कोई लक्षण नहीं होता, ये क्या होता है, माहौल देख देख कर सीखते हैं बेटा। वो क्या करते हैं, वो वहां का माहौल देखकर ही आपके बच्चे, जो जैसा घर का माहौल होता है, बच्चे क्या होते हैं, बहुत जल्दी सीखने की प्रवृत्ति होती है। जो ह्यूमन का नेचर होता है वो क्या होता है, बहुत जल्दी किसी भी चीज को नोटिस कर लेता है या कैप्चर करता है। उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। आपने भी देखा होगा छोटे छोटे से बच्चे रहते हैं, वो उनके घर में अगर गाली गलौज होती है तो वो बच्चे क्या होते हैं, बहुत जल्दी वो गाली सीख लेते हैं और वो उससे ज्यादा खतरनाक गाली देते हैं। जो कि पिताजी वगैरह हैं या चाचा दादा कोई भी गाली देता है तो उससे ज्यादा खतरनाक वो गाली देने लगते हैं। तो ये क्या होता है, उसने एक्वायर्ड किया उस एनवायरमेंट में। ये कैरेक्टर आया नहीं है क्योंकि दादा दे रहे थे तो इसलिए वो बच्चा गाली दे रहा, ये क्या उसने उस एनवायरमेंट में रह करके सीखा है बेटा। लेकिन कुछ बीमारी होती है जो क्या होती है, दादा से उनके लड़के में आएंगे, लड़के से किस में जाएंगे, पोते में जाएंगे। तो ये बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो रही है, इससे हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। इतना क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर देखते हैं मेंडल के कार्य की पुनः खोज के बाद मानव के लक्षण प्रतिरूपों की वंशागति के विश्लेषण की बात प्रारंभ हुई। मतलब जब मेंडल ने अपने कैरेक्टर वो दे दिए थे नियम, उसके बाद 1900 के बाद, सन 1900 के बाद उनके कार्यों की पुनः खोज हुई। तो उन्होंने कई कीटों वगैरह सब पे एक्सपेरिमेंट कर लिए। जब सब कुछ कर लिया तो उसके बाद फिर वो ह्यूमन पे आया, क्योंकि क्या होता, ह्यूमन पर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं होते बेटा। जब उन्होंने अच्छे से समझ लिया फिर कहाँ आए वो ह्यूमन पर। फिर उन्होंने देखा कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वंशागत हो रही है। यह स्पष्ट है कि मटर के पौधे और अन्य जीवों में किए गए तुलनार्थ संकर प्रयोग मानव में संभव नहीं है। पहली बात तो क्या है, अब ऐसा तो है नहीं है कि बहुत सारे, जैसे मटर है, अब आपने एक हथेली मटर ले ली तो इसमें कितने सारे प्लांट बन जाएंगे, 100 200 300 400 तक बन जाएंगे। अब मनुष्यों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कितने सारे मनुष्य चाहिए। पहले तो क्या होता है, उस पर बहुत सी चीजें हो जाती हैं कि मान लो सरकार एक तो अलाउ नहीं करती है, सरकार अलाउ नहीं करती है। वो मूवियों में अलग होता है कि वो उस पर एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं, उससे उन्होंने कोई दानव बना दिया, जानवर बना दिया। ऐसा नहीं है, सरकार ही अलाउ नहीं करती एक्सपेरिमेंट करना, और ये सही भी है। अगर ऐसा होता तो फिर तो वैज्ञानिक क्या होते हैं, सटके होते हैं, उनके मतलब भेजा घुमा हुआ होता, वो कुछ भी करते रहेंगे, मतलब जानवर बना देंगे कोई, ठीक है, जीन में थोड़ा बहुत चेंजेस करके। तो ये सब चीजें जरूरी नहीं है, ये इस पर क्या होता है, इलीगल होता है, ये बैन भी होता है। मनुष्यों पर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं होती, बस क्या होता है, उनके लक्षणों को ध्यान में रख करके
चेक किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप उनके जीनों से छेड़खानी करके कुछ भी करे जाए। तो ये क्या होती है, हमारी वंशावली विश्लेषण होती है। इसलिए यही विकल्प रह जाता। मान लो डायरेक्ट तो उस पर करेंगे नहीं, तो उनका विकल्प क्या है कि उनके पोते के देखिए, पोते के बाद लड़के में लक्षण देखिए, फिर दादा में देखिए, तो वो लक्षण नोट करेंगे कि ये लक्षण इस पीढ़ी से इस पीढ़ी में ऐसे परिवर्तित होते जा रहा। ये होता है, इसी को हम बोलते हैं वंशावली विश्लेषण। विश्लेषण मतलब होता है एनालिसिस करना, किसी चीज का एनालिसिस करना। वंशावली मतलब एक वंश का एनालिसिस करना। ये जो पूरी एक पीढ़ी है या जनरेशन है, उसका क्या करना हमें, उसका एनालिसिस करना। ये इस वर्ड को आप थोड़ा डिकोड करके समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए यही विकल्प रह जाता है कि विशेष लक्षण की वंशागति के संबंध में वंश के इतिहास का अध्ययन किया जाए। वंश का मतलब पूरे जो उनकी जो पीढ़ी थी, उस पूरी पीढ़ी का क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो लक्षण है वो कहां से आया है और कैसे आया और ये कहां तक जाएगा। कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के ऐसे विश्लेषण को हम क्या बोलते हैं, वंशावली विश्लेषण कहते हैं। जो लक्षण क्या है, एक पीढ़ी से कई पीढ़ी तक जा रहा, और जब उसका हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वंशावली विश्लेषण कहते हैं। इतना क्लियर है। इस प्रक्रिया में वंश वृक्ष मतलब फैमिली ट्री में एक विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण किया जाता। कोई एक लक्षण, ऐसा नहीं कि सब लक्षण पकड़ लिए उठा के, एक टाइम पर एक लक्षण ही पकड़ेंगे। मान लो कोई भी हम बता दें, यहाँ पर ये कान वाला आपने ये देखा होगा, इसलिए हम इसको बार बार जिक्र करते हैं, क्योंकि आपने सिकल सेल एनीमिया, वर्णांधता, हाँ वर्णांधता आपने भी सुना होगा, जो क्या होता है दो रंगों में भेद ना कर पाए और लाल हरे में भेद ना कर पाए, तो ये सब क्या होता है, वर्णांधता होती है। मतलब लाल की जगह उसे हरा दिखेगा, मान लो यहाँ पर लाल लाइट जल रही है तो वो उसको हरा समझे, तो ये होती है वर्णांधता। मतलब कलर का जो डिफरेंस ना कर पाए, उसे वो बोलते हैं क्या, कलर ब्लाइंडनेस, कलर के प्रति अंधता। ठीक है बेटा, तो ये सब चीजें होती हैं जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जाती हैं, तो इसी को हमें चेक करना है। तो किसी विशेष लक्षण के आनुवांशिक अध्ययन के लिए मानक प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित चित्र से उस लक्षण के अध्ययन करने को वंशागति विश्लेषण कहते हैं। अब क्या होते हैं, कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं, उससे हम क्या करते हैं, पता करते हैं। वो सिंबल्स आपको एनसीईआरटी के हमने यहाँ पर दिए हैं, कुछ विशिष्ट प्रतीक हैं जो यहाँ पर दिए। इसके जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर ये, अब ये जो हमारे यहाँ पर सिंबल दिए आपके एनसीईआरटी में भी दिए हैं, तो इन सिंबल का सबका क्या अपना अपना मतलब है। जो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है, केवल ये जो हमारा ये क्या है, आयताकार बॉक्स बना है, इसका मतलब क्या होता है, नर। क्या होता है, नर या मेल। ठीक है। और यहाँ पर ये जो राउंड संरचना है, गोल, ये जो केवल खाली है भी बेटा, ये फिल नहीं है, ये जो गोल संरचना है ये क्या हमारा मादा है। इतना क्लियर है। और यहां पर आपको इस टाइप की एक संरचना दिख रही होगी, ये मान लो इसको घुमा करके हमने ऐसे, जैसे इसको घुमा करके, अभी बता रहे अपने पास सब व्यवस्था है, इसको घुमा करके हम ऐसा कर दें। ठीक है। तो ये वाला जो हमारा ये साइन है, ये वैसा ही साइन है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे अभी इससे पता चला नर, इससे पता चला मादा। ये वाला जो सिंबल होता है ये कुछ नहीं बताता, ये नर और मादा नहीं बताएगा, ये केवल क्या बताएगा, एक इंसान है वहां पर, मान लो क्या है, ह्यूमन या मनुष्य है। ये नहीं बताएगा कि ये जो मनुष्य है वो स्त्री है या मादा है, बस ये बताएगा। जैसे हम नहीं क्या देते हैं, सबसे पूछते हैं कि आपके कितने लड़का लड़की हैं, तो वो सीधे बोलते हैं हमारे 4 बच्चे हैं, मतलब 4 संतान है। तो 4 संतानों का मतलब क्या, उसने ये नहीं बताया कि हमारी कितनी लड़कियां और कितने लड़के हैं, उसने ये बोल दिया हमारी 4 संतान है। अब हो सकता है उसमें से 2 लड़की हो, 3 लड़की हो, या 3 लड़के हो 1 लड़की हो, तो वो कुछ भी हो सकता है। बस ये इसका मतलब है कि वहां पर क्या संतानें हैं, कितनी संतानें हैं, वो इसके अंदर जब हम लिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हम लिख दें 6 संतान है, तो कितनी संतान होंगे, यहाँ पर 6 साइन बनाए तो हमारी कितनी संतान होंगे, 6 नहीं करना, नहीं तो जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, 2 कर दें, कितने करने हैं, 2, और सबको बताना भी है। तो ये जो हमारा सिंबल होता है ये बताता कि ये किसी भी लिंग का या किसी भी सेक्स का क्या करता, निर्धारण नहीं करता, का उल्लेख मतलब उसको बताता नहीं है। ये क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करता। ठीक है। अब इसके बाद यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो कलर से फिल है, क्या है, कलर से फिल है। मान लो हमने यहाँ पर ये मेल का बनाया, ये फीमेल का बनाया, और ये क्या है, किसी भी साइन को नहीं बता रहा, किसी को साइन को नहीं बता रहा कि मेल है या फीमेल है। अब हम क्या करते हैं इनको, ये क्या है, ये भरे हुए, अगर ये भरे ऐसे मतलब एकदम डार्क संरचना दिखेगी, तो इसका मतलब ये है ये बीमार व्यक्ति है, ये क्या है, बीमार है, मतलब इनमें क्या आनुवांशिक बीमारियां हैं। ये अपनी क्या है, नॉर्मल है। ये जो आपको खाली दिख रहे हैं ये क्या है, नॉर्मल, इनमें कोई बीमारी नहीं है। अगर लेकिन ये जो बॉक्स हैं, इन बॉक्सों को हम डार्क कर दें, कलर से फिल कर दें, तो इससे हमें पता चल जाएगा ये जो व्यक्ति है ये क्या है, बीमार है। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देख रहे हैं, अगर हमने क्या किया, मेल को ऐसे जोड़ दिया फीमेल के साथ, मतलब ये क्या है, ये शादीशुदा कपल है, इनके बीच में क्या हुई है, शादी हुई है। क्या हुई है, शादी या संभोग हुआ है।
इन दोनों के बीच में संभोग हुआ है या शादी हुई है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दो डंडी लगा दी, पहले एक डंडी थी तो इनका बता दिया इनके बीच में संभोग हुआ। अब ये संभोग किसी में भी हो सकता। अब मान लो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ रह रहे हैं, मान लो हम अपना एग्जांपल ले देंगे, नहीं आप गलत समझोगे। जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो क्या रहता है, इंडिया में रहता है, वो जाए कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया जाए, वहां पर जाके क्या करते हैं, वो संभोग करे किसी भी स्त्री के साथ, तो वो ये जो संभोग होता है वो इस साइन के द्वारा दिखाते हैं। लेकिन उसके जस्ट नीचे जो हमारा साइन लिखा है वो क्या है, वहां पर क्या किया उन्होंने, इसको डबल लाइन के द्वारा, यहाँ पर ये जो ज्वाइंट दिखाया वो डबल लाइन की दिखाया। ये जो डबल लाइन शो हो रही है किसको दिखा रही, कि उनका जो रिश्तेदार है, मान लो जैसे कोई एक फैमिली है, उनका क्या है, मामा का लड़का। अब मामा का ब्लड तो जाता ही है, आपको ये तो पता है कि ये जो आपकी मम्मी आई है वो मामा के यहाँ से आई है, तो उनमें भी क्या होगा, कुछ ना कुछ ब्लड की सिमिलरिटी होगी। और मान लो यहाँ पर क्या है, लड़की है, इन दोनों के बीच में शादी करा दे, उनमें जो संभोग हो, तो वो क्या होता है, ये किसको अपने डबल साइन से शो करती है। यहाँ पर लिखा भी है, रिश्तेदारों के बीच मैथुन, या जो अपने समान रक्त जो ब्लड है उनके बीच में अगर मैथुन हो रहा तो इसको हम इस सिंबल के द्वारा दिखा। अब यहाँ पर आप दिख रहे होंगे, यहाँ पर बना ले बेटा। अब जैसे इस वाले साइन को हमने ये बना दिया। अब ये तो पता है आपको, इनके बीच में क्या हुआ, संभोग हुआ। जब संभोग हुआ है, मैथुन की क्रिया हुई है, तो बच्चे भी उत्पन्न होंगे। तो यहां से इनसे क्या हुए, मान लो बच्चे उत्पन्न हुए। ये क्या है, माता पिता। यहाँ पर हम लिख दें, चलो मम्मी, सॉरी, पापा की जगह मम्मी लग रहा है और मम्मी की जगह पापा लिख देंगे। मान लो ये क्या है अपने पापा जी, और ये क्या है अपने मम्मी जी। अब इनकी जो नीचे होंगे वो क्या होंगी, संतानें होंगी। जैसे मान लो यहाँ पर ये राउंड राउंड बना और ये चौकोर बना। अब आपको पता है ये गोल संरचना होगी तो क्या होगी, ये फीमेल होगी, तो क्या होगी, लड़की होगी। ये उनकी क्या है, लड़की है, और ये उनका क्या है, लड़का है। ये सिंबल आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। ये सिंबल हो सकता है एक आध दो नंबर के पेपर में डायरेक्ट पूछ ले, कोई भी सिंबल बता दे, मान लो ये सिंबल बता दे, चार ऑप्शन आपको दे दे, या मान लो अपनी अति लघु उत्तरी में लिख दें, ये सिंबल लिख दें, आपको पूछ लें कि इसका मतलब क्या होता है, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे सिंबल। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मान लो ये हमने लिखे, इन दोनों के बीच संभोग होगा, यहाँ से संतान उत्पन्न हुई। तो अब इसको मतलब बताने का तरीका क्या होता है कि कौन सी संतान पहले हुई है, तो बाएं से दाएं की तरफ, मतलब इस साइड से, ये बाएं है मेरा, हम लिख रहा हूं तो ये बाएं से दाएं की तरफ, इस तरफ से हम गिनते हैं, यहां से गिनते हैं एक और यहां पर दो। तो यहां पर सबसे पहले क्या हुई है, लड़की, तो मम्मी पापा और लड़का, वो लड़की लड़का। तो अपना पहले नंबर पे क्या हुई थी उनके पास, लड़की, क्योंकि इकट्ठा तो हुए नहीं है, ट्विंस की तो बात हम कर नहीं रहे, मतलब किसकी, अपने जुड़वा की तो बात कर नहीं रहे। तो यहां तक कोई दिक्कत है। अब यहां पर देखते हैं, जैसे हमारा क्या हुआ, मम्मी पापा हो गए, क्या हो गए, मम्मी पापा हो गए। अब क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पर उनकी संतानें हुई, ये जो संतान है ये पूरी क्या है, डार्क सिंबल से बनाया। तो मान लो इस लड़की में कोई बीमारी है जो कहां से, माता पिता से आई है। अब जरूरी नहीं है कि माता पिता का, मान लो कोई भी बीमारी है, वो बीमारी माता पिता में दिख रही हो तभी वो बच्चों में दिखेगी, नहीं। क्या होती हैं अभी आपको हम बताएंगे, कैरियर वाहक का भी मतलब बताएंगे, जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो आप यहाँ पर ये समझिए कि जरूरी नहीं है कि जो बीमारी संतानों में आ गई वो उनकी माता पिता में भी स्पष्ट रूप से दिख रही हो सकता है वो लक्षण अभी छिपा हो, अगली जनरेशन में निकल के आ जाए। आपने भी देखा था, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो जो अपनी बौनेपन का लक्षण था वो पहली जनरेशन पहली पीढ़ी में तो छिप गया था, लेकिन जैसे हम सेकंड जनरेशन या अपनी द्वितीय पीढ़ी में आए थे तो जो वो बौनेपन का लक्षण था वो निकल के आ गया था। तो ऐसा तो था नहीं कि जो हमारी F1 की जनरेशन है उसमें बौनापन था नहीं, वो लक्षण था लेकिन वो छिपा हुआ था। किस वजह से, क्योंकि बौनेपन का लक्षण क्या था, अप्रभावी था। कैसा था, अप्रभावी था। जब क्या होते हैं दोनों जीन अपने जो एलील्स होते हैं, जब दोनों एलील्स अप्रभावी वाले इकट्ठे होते हैं तो वो लक्षण क्या होता है, शो होने लगता। हो सकता है यहाँ पर इनके पास अप्रभावी वाला एक हो, एक इनके पास अप्रभावी वाला हो, इस वाली संतान में वो दोनों अप्रभावी इकट्ठे हो गए तो वहां पर रोग दिखने लगा। बस आपको यहाँ पर अभी सिंबल हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी में, यहाँ पर ये बाएं से दाएं तो आपको बता दिया जन्म के अनुसार। अब यहाँ पर देखते हैं, नर शिशु वाले जनक रोग से प्रभावित है। अब यहाँ पे हमने नर बनाया केवल, तो यहाँ पे बता दिया कि जो नर, ये जो मेल वाला उसमें क्या है, बीमारी है। अब यहाँ पर ये जो नीचे नीचे लिखा है, ये जैसे हमने बताया था शुरुआत में, अब इसमें हमने 5 बना दिया, तो हमारे जो 5 बच्चे हुए हैं वो क्या है, अप्रभावित है। क्यों, क्योंकि अब ये खाली है और इसमें हम जैसे कलर भर दें तो ये हमारे जो 5 बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, बीमार होंगे, उनमें वो बीमारी होगी। अगर ये फिल नहीं है तो क्या है, 5 संतानें हैं हमारी, हमें क्या है, हमारी 5 संतानें, लेकिन हमें पता नहीं है मतलब कितनी लड़का कितनी लड़की, तो क्या हमने 5 संतानें बोल दिया। लेकिन ये जो 5 संतानें हैं
ये क्या है, रोग से ग्रसित नहीं है, मतलब इनमें कोई बीमारी नहीं है। और लेकिन जैसे ही हम इसको फिल कर दें, डार्क कर देते हैं, अगर हमने डार्क इस चिन्ह से दिखाया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो संतानें हैं वो क्या है, बीमार है, पांचों की पांच। तो ये जो हमारे सिंबल होते हैं ये एनसीईआरटी के आपके कंप्लीट होते हैं। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप आराम से आकर के कमेंट में आप बता सकते हैं। तो अब हमारा क्या आता है, आनुवांशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारा लास्ट का टॉपिक है, यही हमारा क्या इंपॉर्टेंट भी है। बाकी जो भी म्यूटेशन या उत्परिवर्तन बताया या वंशावली विश्लेषण बताया, ये क्या है, इसको एक सपोर्ट करती है, ये करती है, इसको सपोर्ट प्रदान करती है। सपोर्ट प्रदान करने का मतलब ये है कि इनको अगर इनको नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्या आनुवांशिक विकार समझ में नहीं आएंगे, इसलिए उनका पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी भी था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आनुवांशिक विकार। अब आनुवांशिक विकार क्या होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाए। आनुवांशिकी का मतलब क्या था, कि कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रहा, तो उसी को हमने क्या बोला था, आनुवांशिकी, या मान लो अपने क्या हेरिडिटी बोला था, वंशागति। और ये वंशागति किसके अंतर्गत आ रही थी, आनुवांशिकी के अंतर्गत। तो यहाँ पर जैसे लिखा होगा, विकार का मतलब क्या होती है, बीमारी। वे विकार जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतति में आगे बढ़ते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, आनुवांशिक विकार बोलते हैं, या जेनेटिक डिसीज बोलते हैं। डिसऑर्डर नहीं बोलना आपको, इसको डिसीज भी बोल दो। इसको हम क्या बोल दें, डिसीज। अब डिसीज आपको पता होगा, डिसीज या बीमारी। आपको डिसऑर्डर डिसऑर्डर बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो डिसऑर्डर का मतलब डिसीज होता है या बीमारी होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक क्या होता है, गुणसूत्रीय विकार। क्या होता अपना, एक होता मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक होता है क्या, गुणसूत्रीय विकार। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, जो मेंडल, अब उसके मेंडल के आधार पर इसका नाम क्यों दिया, क्योंकि इसका जो अध्ययन किया जाता है उसी आधार पर किया जाता है। जैसे हम मेंडल के लक्षण देखते थे, जैसे उन्होंने पहला प्लांट के बीच में क्रॉस कराया, तो वो क्या होती, क्रॉस स्ट्रक्चर देखते थे हम, उसमें क्या देखते हैं, क्रॉस स्ट्रक्चर बना करके इसका रिजल्ट निकालते थे। तो ये क्या होती है अपनी, तो हमारा जैसा क्या, मेंडलीय विकार और गुणसूत्रीय विकार। अब जैसे आपको इतना भी नहीं समझ में आया कि अपना मेंडलीय विकार और गुणसूत्रीय विकार हम समझेंगे कैसे, तो आपको एक दूसरा रीजन भी बताते हैं। जैसे मान लो कोई जीन है या कोई गुणसूत्र है, अगर क्या है, गुणसूत्र में क्या हो जाए, खराबी हो जाए, कुछ उसमें खराबी हो जाए या उसके जीन ऊपर नीचे हो जाए, तो वो अपने क्या होते हैं, मेंडलीय विकार होते हैं। मान लो कि गुणसूत्र की संरचना में कोई खराबी आ जाए, तो वो क्या होता है, अपना मेंडलीय गुणसूत्र। मान लो कोई ये गुणसूत्र है, ये क्या है, गुणसूत्र है, यहाँ पर कोई एक जीन उपस्थित था। अब जीन के एलील, मान लो यहाँ पर एक एलील उपस्थित था, इस एलील में क्या हो गया, मतलब यहाँ पर पराबैंगनी किरणों की वजह से कुछ चेंजेस हुए, तो इस एलील का क्या हो गया, कुछ खराबी हो गई। मान लो इसमें क्या हो गई, कुछ खराबी हो गई, तो ये जो लक्षण होंगे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाएंगे। तो ये जो जीन में खराबी हुई है, ये हमारे किसके अंतर्गत आता है, अपने मेंडलीय विकार के, किसके अंतर्गत आता है, मेंडलीय डिसऑर्डर के। अब यहाँ पर लिखा है दूसरा, अपना गुणसूत्रीय विकार। अब मान लो हमारी क्या होती है, हमारी कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। अब 46 गुणसूत्रों में से मान लो हमारी जो अगली संतान आई, उसमें 45 गुणसूत्र ही पहुंच पाए, 44 गुणसूत्र ही पहुंच पाए, या 47 गुणसूत्र ही पहुंच पाए। जो गुणसूत्रों में ये जो संख्या में कमी और अधिकता है, ये किसके अंतर्गत आती है, अपने गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत आती है, गुणसूत्रीय डिसऑर्डर। जो अपने क्लाइनफेल्टर डाउन सिंड्रोम, या मान लो अपनी जो किन्नर वाला कैरेक्टर आ जाता है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, गुणसूत्रीय विकार के अंदर। मान लो इनमें क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या कम या ज्यादा हो जाती है, इसलिए उनके लक्षण क्या होते हैं, बदल जाते हैं। मान लो शरीर मर्दों जैसा है और जो उनकी जो हरकतें हैं या जो लक्षण है वो स्त्रियों जैसी है, या मान लो जो पूरी संरचना शरीर की कैसी है, स्त्रियों जैसी है, लेकिन कुछ लक्षण कैसे हैं उनके, मर्दों जैसे हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है, गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रों में कमी या ज्यादा होने की वजह से क्या होती है, बीमारियां आ जाती हैं। लेकिन हमारी जो क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है या हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया, जितनी भी ये जो बीमारी हैं, ये जो क्या है, हमारी मेंडलीय विकार होता है। ये क्या होता है, मेंडलीय। आप मेंडलीय डिसऑर्डर का मतलब सीधा समझिए कि अगर जीन में कोई खराबी हो गई है, जीन में या गुणसूत्र में कोई खराबी हो गई है, तो वो हमारा क्या है, मेंडल डिसऑर्डर है। अगर क्या है, गुणसूत्रों की संख्या में कमी या ज्यादा हो गई है, तो वो कौन सा हमारा गुणसूत्रीय विकार है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर इनकी परिभाषा भी लिखी है, यहाँ पर देखते हैं कि मेंडलीय डिसऑर्डर वे विकार जो एकल जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं, मेंडलीय विकार या जीनी विकार कहलाते हैं। अब एकल जीन का मतलब कैसा, कि पूरे गुणसूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मान लो ये गुणसूत्र है, इसमें कई सारे जीन उपस्थित हैं, ये सारे जीन उपस्थित हैं। अब किसी इस जीन में मान लो कोई खराबी आ जाए, तो ये जो लक्षण अगली पीढ़ी में जाएगा, ये अपना क्या होता है, मेंडल डिसऑर्डर होता है। लेकिन हमारा क्या, गुणसूत्रीय विकार क्या होता है। अब मान लो ये गुणसूत्र है, अब ये पूरा का पूरा गुणसूत्र ही गायब हो जाए, ये पूरा का पूरा गुणसूत्र ही गायब हो जाए, केवल एक गुणसूत्र अपना क्या संतानों में पहुंच पाए, तो ये क्या होता है,
अपना गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाता है। इतना क्लियर है बेटा। अब यहां पर हम देखते हैं गुणसूत्रों की असामान्यता। असामान्यता मतलब कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न विकार को हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। इसमें एक प्रतिलिपि, प्रतिलिपि मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, प्रतिलिपि की कमी या अधिकता तथा पूरे जोड़े, मान लो ऐसा भी नहीं है कि हमेशा क्या एक ही गुणसूत्र, कभी कभी क्या होता है पूरा का पूरा जोड़ा ही क्या होता है? गायब हो जाता है, जिसमें 44 गुणसूत्र होते हैं या और भी हैं जो हमारे क्या था, हमें केवल एनसीईआरटी का कवर करना है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, कभी कभी एक गुणसूत्र कम हो सकता है या एक गुणसूत्र अधिक हो सकता है, या कभी कभी एक जोड़ा गायब हो जाए या कभी कभी पूरा एक जोड़ा एड ऑन हो जाए, ठीक है। तो ये अपने किसके अंतर्गत आते हैं? गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत आते हैं। इतना क्लियर है? कमी या अधिकता के कारण यह विकार क्या होता है? दिखाई देता है। गुणसूत्र की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए, इसकी वजह से क्या होता है? ये बीमारी क्या होती है? स्पष्ट रूप से दिखने लगती है। अब यहाँ पर क्या होती है? जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवांशिक मान लो बीमारियां जो हैं वो दो प्रकार की आपको बता भी दिया आगे, कौन कौन सी? मेंडलीय विकार और गुणसूत्रीय विकार। अगर क्या जीन में खराबी है या डीएनए में खराबी है तो उसे हमने क्या बोल दिया? मेंडलीय विकार बोल दिया। अगर गुणसूत्र की संख्या में कम या ज्यादा हो गए तो वो कौन सी हो गई? अपने गुणसूत्रीय विकार। अब यहां पर देखते हैं हम कि अपना मेंडल का जो डिसऑर्डर है, अभी यहां पर बस ऐसे एक ओवरव्यू देते जा रहे हैं। अपना जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें एक ही बीमारी पर हो सकेगा तो एक लेक्चर में दो बीमारी कवर कर लेंगे, या एक लेक्चर में एक ही बीमारी कवर करके छोटा छोटा करके छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि आपको बहुत आराम से समझा सके और आपको समझ में भी आ सके। तो हमारा जो मेंडलीय डिसऑर्डर होता है ये भी क्या होता है? दो प्रकार का होता है, एक ऑटोसोमल होता है और एक सेक्स लिंक्ड होता। तो आपको याद हो तो हमने सेक्स डिटरमिनेशन आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? सेक्स डिटरमिनेशन या लिंग निर्धारण पढ़ाया था। तो वहां पर आपको बताया था कि जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोसोमल गुणसूत्र होते हैं, एक अपने क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम जो लिंग का निर्धारण कर रहे थे, जो लिंग का निर्धारण कर रहे थे उसे हमने लिंग निर्धारण गुणसूत्र बोला था। और जो क्या कर रहे थे? लिंग का निर्धारण नहीं कर रहे थे वो अपने क्या थे? ऑटोसोमल थे। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन होगी, क्या आप यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑटोसोमल गुणसूत्र और कायिक कोश का, तो हमारी क्या होती है? मान लो हमारी जनन कोश का है, आपको पता है कि ह्यूमन की प्रत्येक कोश का में 46 गुणसूत्र है। तो हमारी जो क्या है जनन कोश का, मान लो स्पर्म है, तो उसमें भी क्या होंगे? स्पर्म में तो 23 हो जाते हैं क्योंकि वो क्या होती है? अगुणित होती है। तो जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया वगैरह होती है या मेल जर्म सेल्स होती हैं तो वो क्या है? या नर जर्म कोशिकाएं होती हैं, मान लो, हाँ नर जर्म कोशिका ले लें, तो उस कोशिका में भी क्या होंगे? 46 गुणसूत्र होंगे। लेकिन उन 46 गुणसूत्र में से 44 जो गुणसूत्र होंगे वो हमारे कौन से होंगे? ऑटोसोमल गुणसूत्र होंगे। लेकिन जो 45 और 46 जो एक जोड़ा होगा वो क्या होगा? लिंग गुणसूत्र होगा। अगर लिंग गुणसूत्र में कोई खराबी है तो उसकी वजह से जो बीमारी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड। और अगर जो अपने 44 गुणसूत्र हैं या जो 22 जोड़े वाले थे उन्हें हम क्या बोलते थे? ऑटोसोमल। अगर ऑटोसोमल वाले गुणसूत्र में कोई खराबी है तो उसे हम क्या बोल देंगे? ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर बोल देंगे। इतना क्लियर? मान लो हमारा क्या है, ये जो गुणसूत्र लिखते हैं हम ऐसे लिखते थे ए प्लस एक्स वाई या ए प्लस एक्स एक्स। तो ये अपने क्या थे? ऑटोसोमल वाले थे। क्या थे? ऑटोसोमल वाले थे। अगर इनमें कोई खराबी है, ये जो गुणसूत्र हैं अगर इनमें कोई खराबी है तो उसे हम क्या बोल देंगे? ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर या आलिंग संलग्न विकार बोल देंगे। अगर इनमें कोई खराबी है तो उसे हम क्या बोल देंगे? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर बोल देंगे। तो अब यहां पर कुछ बीमारियों के नाम भी दिए गए हैं। तो हमारे जो ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर होते हैं वो कौन कौन से हैं? सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका आरक्तता। अब ये क्या होती है बीमारी, किस वजह से होती है, ये सब बताएंगे आपको। फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? अपनी ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर आलिंग संलग्न विकार के अंतर्गत आती हैं। अगर इनसे कोई छेड़खानी है तो ये वाली बीमारी हो जाएंगी, अगर इनसे या इनसे कोई छेड़खानी है तो ये वाली बीमारी हो जाएंगी। अगर इन गुणसूत्रों से जो हमारे क्या होते हैं लिंग को निर्धारित करते हैं गुणसूत्र, अगर उनसे कोई छेड़खानी होगी तो वो क्या होंगे? अपने लिंग संलग्न विकार होंगे। अगर इनसे कोई छेड़खानी होगी तो क्या होंगे? अपने ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर होंगे। अब बच्चों का एक डाउट और बन रहा होगा कि लिंग निर्धारण तो ये करते हैं तो ये पीढ़ी में पहुंचेंगे दूसरी, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा जो स्पर्म होता है, क्या होता है? स्पर्म होता है। तो स्पर्म के अंदर भी क्या होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें से 23 में से 22 अपने क्या होते हैं? ए वाले होते हैं। और जो अपना क्या होता है 23वां होता है, या तो वो एक्स हो सकता है अथवा वाई हो सकता है। अगर एक्स अथवा वाई में से कोई चेंजेस है तो वो अपना कौन से होंगे? ये हीमोफेलिया या कलर ब्लाइंडनेस। अगर 22 में से कोई चेंजेस है या 22 में कोई परिवर्तन है
तो वो कौन से हो जाएंगे अपने, ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर या आलिंग सहलग्न गुणसूत्र, ये हो जाएंगे। इतना क्लियर है बेटा? तो यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक ही बीमारी, ये जो बीमारी लिखी है इनके बारे में हमें क्या करना, जिक्र करना। अब यहाँ पर मेंडलियन, जो मेंडल के मतलब जो मेंडल के अनुसार जो हमने बीमारी पढ़ी थी उनकी पर बस एनसीईआरटी की परिभाषा लिखी है, नोट से लिखा है यहाँ पर, मान लो। तो मेंडलीय विकारों की वंशागति के उदाहरण को किसी परिवार में वंशावली विश्लेषण द्वारा खोजा जा सकता है। अब मेंडलीय जो विकार होते हैं वो कौन कौन से हैं, अपने हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया या दात्र कोष का आरक्तता, फिनाइलकीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया। अपनी जो एनसीईआरटी है, जो अपनी सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इसके बारे में लिख तो दिया है लेकिन इसके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं है, इस बीमारी के बारे में ज्यादा बताया नहीं है, तो हम भी उसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस इसके नाम को याद रख लेंगे। जो हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस होता वो कौन किसके अंतर्गत आता, अपने मेंडलीय डिसऑर्डर, ना कि गुणसूत्रीय विकार के अंदर। हमारे गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत कौन से आते हैं, डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अपने गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत आते हैं। अब ये ना कहना कि भैया आपने केवल मेंडलीय की एग्जाम्पल बता दिए, तो हमने उसके भी बता दिया आपको। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, अपने टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो जब वहां पहुंचे तो वहां उसकी बात करेंगे। यहां यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि ये जो मेंडलीय विकार है ये प्रभावी अथवा अप्रभावी हो सकते हैं। अब यहां पर एक चीज सही बोली उन्होंने कि हमें यहाँ इन बीमारियों में से बताना है। जैसे यहां पर हमने ये जो गुणसूत्र लिखे, तो ये जो गुणसूत्र हैं ये क्या प्रभावी हैं या अप्रभावी। अब प्रभावी और अप्रभावी तो आप समझते हैं, अगर नहीं समझते हैं तो फिर से हम बेटा इसको समझा दे रहे हैं। तो यहां पर आते हैं, क्या है यहां पर हमें समझना प्रभावी अप्रभावी। मान लो कि हमें क्या है, कोई भी बीमारी है, जैसे मान लो सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया क्या अपनी अप्रभावी डिसीज है। अप्रभावी के मतलब मान लो जो सिकल सेल एनीमिया है उसको सी से दिखा दें बेटा, सिकल सेल एनीमिया को हमने सी से दिखा दिया। तो अगर अप्रभावी का मतलब आप समझते हैं, जैसे यहां पर लिखा हमने ए और ए, ये सॉरी इस प्रकार के 3 तरीके होते थे, आपने प्लांट में भी पढ़ा था, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये दोनों तो क्या दिखा रहे थे, टॉल दिखा रहे थे। किसको दिखा रहे थे, टॉल। और ये जो हमारा होता था ये क्या दिखाता था, ड्वार्फ दिखाता था। क्या दिखाता था, ड्वार्फ। अब ये क्यों दिखाता था, क्योंकि ये क्या था, रिसेसिव था या अप्रभावी था। जब दोनों स्मॉल टी मिल गए तो वो वाला लक्षण शो होने लगा, तो ये क्या था, अप्रभावी लक्षण। जो टॉल वाला लक्षण था वो क्या था, अप्रभावी। अब मान लो हमारा क्या है, स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी है, क्या है, अप्रभावी। और कैपिटल टी क्या है, प्रभावी है। तो आपको भी पता है कि जब अप्रभावी लक्षण प्रभावी के साथ जाता है तो अप्रभावी वाला छिप जाता है। तो जैसा मान लो यहां पर जो हमारा जो कैपिटल ए है ये क्या है, प्रभावी है, और जो हमारा स्मॉल ए है ये क्या है, अप्रभावी है। क्या है, अप्रभावी है। इतना क्लियर है बेटा, हमारा जो कैपिटल ए है वो प्रभावी है और जो हमारा स्मॉल ए है वो अप्रभावी है। अब यहां पर क्या है, जो हमारी बीमारी है, मान लो हमने कौन सी बीमारी ले ली, सिकल सेल एनीमिया ले लिया। अब सिकल सेल एनीमिया क्या होती है, जो हमारी आरबीसी होती है वो क्या होती है, हंसियाकार हो जाती है। वैसे वो बाइकॉनकेव होती है लेकिन वो क्या होती है, फिर हंसियाकार हो जाती है। अभी बीमारी बताएंगे तो बता देंगे। तो हमारी जो सिकल सेल एनीमिया है, क्या है, सिकल सेल एनीमिया जो हमारी बीमारी है, यहाँ पे बेटा एम बना है, जो हमारी सिकल सेल एनीमिया है वो क्या है, अप्रभावी है। वो क्या है, अप्रभावी। तो अब क्या है, कोई व्यक्ति है, क्या है, कोई व्यक्ति है। अब यहां पर आपको एक चीज और समझनी है, ये जो बीमारी लिखी है ये किस पर होंगी, इन पर होंगी। इन पर नहीं होंगी बेटा ये बीमारी, ये जो हमारे लिंग गुणसूत्र है इन पर ये बीमारी नहीं होंगी। ये बीमारी किस पर होंगी, इस पर होंगी। किस पर होंगी, ये जो हमारे अपने ऑटोसोमल गुणसूत्र थे इन पर होंगी। अब आप यहां पर थोड़ा अंतर समझेंगे, अगर इन पर होंगी बीमारी तो वो क्या होंगी, लड़का लड़की में भेद करेंगी। जैसे मान लो कि हमारा जो कान पर बाल आना वाला बीमारी है ये क्या होती है, वाई लिंक्ड डिसीज होती है, मतलब ये केवल वाई वाले गुणसूत्र में हेर फेर की वजह से होती है। तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि जब भी वाई वाला जाएगा तो वो लड़का बनाएगा, तो ये जो कानों पर बाल आएंगे हमेशा लड़के के ऊपर ही रहेंगे, कभी लड़कियों के कानों पर बाल नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो बीमारी है वो क्या है, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है, मतलब वाई वाले गुणसूत्र पर ही रहती है। तो आपको पता कि वाई वाला जहां जाएगा वहां लड़का बनाएगा, तो ये होता है, इससे लिंग निर्धारित होता है। लिंग निर्धारित होता है तो ये मतलब अंतर भी इसी से होता है कि ये बीमारी लड़की में जाएगी या लड़का में जाएगा। अभी जब बीमारी पढ़ेंगे तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। आपको प्रभावी अप्रभावी समझना। तो हम क्या बता रहे थे, हमारी जो क्या है ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर या आलिंग गुणसूत्र आलिंग सहलग्न बीमारियां हैं वो सिकल सेल एनीमिया। तो हमारी सिकल सेल एनीमिया क्या थी, अपनी अप्रभावी है।
तो अप्रभावी वाले इनके ऊपर उपस्थित होगा, तो अप्रभावी वाला यहाँ उपस्थित है, कहाँ, यहाँ उपस्थित है। इसके ऊपर भी उपस्थित होगा क्योंकि अप्रभावी पर उपस्थित है। तो आपको पता है ये दोनों क्या होंगे, नॉर्मल होंगी। क्या होंगी, ये दोनों साधारण होंगे। अगर इस तरह की कोशिका उपस्थित है और ये वाले क्या होंगे, बीमार होंगी, या इनमें क्या होगा, विकार, विकार प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा, विकार प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट बेटा हम ऐसे साइन बना देते हैं थोड़ा, उपस्थित का मतलब ये, प्रेजेंट का मतलब ये होता है, ठीक है, प्लस का साइन एन टी, तो इसका मतलब होता है उपस्थित, टाइम बच जाता है यहाँ से। तो ये जो बीमारी है, ये क्या, ये जो मतलब अपने क्या है, दो एलील से है, जीन है, ये क्या साधारण, क्यों, क्योंकि जो हमारी बीमारी है वो अप्रभावी है। तो प्रभावी के साथ अप्रभावी है, तो अप्रभावी वाला लक्षण तो क्या छिप जाएगा, लेकिन हो सकता है ये अगली जनरेशन में निकल के आ जाए। तो मान लो इसको हमने लिया, इसको हमने बाहर निकाला, हमने क्या किया, यहां लिखा कैपिटल ए स्मॉल सी, इतना क्लियर है बेटा। अब मान लो ये हमारी क्या थी, फीमेल थी, क्या थी, फीमेल थी, और ये हमने यहां पर अपना क्या लिया, मेल ले लिया। मेल भी अपना क्या है, ये है, और ये हमारा क्या है, मेल है, ठीक है। अब मान लो इनके बीच में क्रॉस होगा, या इनके बीच में जब भी संभोग होगा, संतान बनेगी, तो जब भी हमारे ये दोनों साथ में होंगे, ये दोनों साथ में होंगे, ए सी, ए सी, अब ये लड़का भी हो सकता है, और ये, और क्या हो सकता है अपना, लड़की भी हो सकती है, अपनी क्या हो सकती है, लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। अगर एक्स एक्स साथ में होंगे इनके साथ में, तो ये लड़की हो जाएगी, अगर एक्स वाई साथ में होंगे तो अपना क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। इससे कोई लिंग निर्धारित नहीं होगा। लिंग निर्धारित कौन करेगा, हमारा ये करेगा, ये करेगा, ये नॉर्मल है। ये तो सब में जाना, ये सब में जाना बराबर से। तो यहां पर आपको दिख रहा है जब भी क्या होगा, स्मॉल ए आएंगे साथ में, तो वो क्या होंगे, सिकल सेल एनीमिया शो करेंगे। अगर वो साथ में नहीं है, उनके साथ में कैपिटल ए भी है, तो वो बीमारी शो नहीं करेंगे। ये होता है हमारा प्रभावी या अप्रभावी में, यही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा है नहीं है। क्यों आपको मतलब इतना जल्दी क्यों कर दिया, क्यों प्रभावी या अप्रभावी में मेंडल ने बहुत ज्यादा समझा है, तो यहाँ में उतना ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ, अगर मेंडल आपने वो लेक्चर पढ़ा है पहले शुरू के, तो आपको बहुत आराम समझ आ गया। आपको कह भी रहे होंगे कुछ कि क्या पढ़ा रहे भैया, ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई बताने का नहीं है। तो प्रभावी ये होता कि अगर जो बीमारी वाला लक्षण है वो अप्रभावी है, तो जब दोनों अप्रभावी अप्रभावी एलील साथ होंगे तभी वो बीमारी का लक्षण शो होगा, नहीं तो अन्यथा वो बीमारी का लक्षण शो नहीं होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हमारा कैपिटल ये क्या था, प्रभावी था, स्मॉल ये क्या था, अप्रभावी था, और एक इसको शो कर रहे थे सिकल सेल एनीमिया को। और जो हमारी सिकल सेल एनीमिया है, ये कौन सी बीमारी है, अप्रभावी बीमारी है। कौन सी, अप्रभावी। तो अप्रभावी कब शो होंगी, जब क्या होंगी, स्मॉल ए साथ होंगी। तो हमारा अप्रभावी और प्रभावी समझ में आया। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक था, ये जो हिसाब से बेसिक म्यूटेशन, वंशावली विश्लेषण, ये हमारा क्या कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें क्या है, हमें कंप्लीट करना है कौन सा अपना, उसके बाद हम एक जो बीमारी है अपनी, एक लाइन से बीमारी करते ही आगे बढ़ेंगे, हीमोफीलिया, कलर ब्रांड, एक ही बीमारी को हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो बहुत से बहुत मैक्सिमम 2 लेक्चर आपके लगेंगे और ये चैप्टर क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। फिर आपके इसके वन शॉट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके बाद क्या करते हैं, आपको 1-2 क्वेश्चन देते हैं, जो हमारा क्या था, वंशावली विश्लेषण था, तो आपको बताना ये जो सिंबल के हिसाब से क्वेश्चन थे वो बता दें। जैसे मान लो हमने आज क्वेश्चन लिखे नहीं थे, बस केवल आपको यहीं से सीधा बता दे रहे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, 1-2 क्वेश्चन देंगे। अब यहां पर क्या है, इसमें हम पूछ दें कि बीमारी किसमें है, बीमारी ही लिख दे रहे, विकार नहीं लिख रहे, चलो विकार लिख दे रहे, विकार किसमें उपस्थित है, चारों में से 1, 2, 3, 4। तो आपको इन चारों में से बताना है किसमें उपस्थित है, और नाम भी बताना, लड़का लड़की मम्मी पापा किसमें उपस्थित है, ये भी आपको बताना किसमें उपस्थित है। यही तो बेटा क्या नाम तरीका है क्वेश्चन पूछने का, इसी तरीके से आ जाती है उसमें। अब इसमें हम अगला बना दें। अब आपको बीमारी बतानी है किसमें है, अब आपको बीमारी बतानी है किसमें है बेटा। अब आपको बताना कि विकार किसमें, बस यही 2 क्वेश्चन आपने कर लिए तो हम समझ लेंगे आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। विकार किसमें उपस्थित है, मम्मी पापा भैया बहन किसमें उपस्थित है, विकार किसमें उपस्थित है। और पहले नंबर पर जो संतान है वो कौन सी है, जो फर्स्ट नंबर की संतान है, फर्स्ट संतान कौन सी है, फर्स्ट संतान लड़का या लड़की,
आपको ये भी बताना, जो इनकी जो पहली संतान है वो क्या है, लड़का है या लड़की है। ये हमारा क्या है आज का SW, बेटा आज का SW हम इसी तरीके से लिख देंगे। तो ये जो हमारा लेक्चर होता है यहीं पर कंप्लीट होता है। हमने म्यूटेशन अच्छे से समझ लिया, बिल्कुल बहुत ईजी वे में बताया आपको। वंशावली विश्लेषण भी बहुत अच्छे से आपको बताया, कोई ऐसा नहीं लपेट दिया या बहुत टफ लेवल पर बात की हो, जैसे एनसीईआरटी में देखा होगा बहुत टफ लैंग्वेज लिखी है, क्लिष्ट लैंग्वेज है, वहां समझने में बहुत दिक्कत होती है। वो तो आपको बहुत ईजी वे में कराया। इसी प्रकार से हमारी बीमारी भी होंगी वो भी बहुत आराम से कर लेंगे, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। तो ये जो हमारा टॉपिक होता है ये क्या कंप्लीट हो चुका है। तो ये दो आपको क्वेश्चन नहीं कर लेना, इनको आप करोगे तो थोड़ा क्या हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है कि आप पढ़ रहे हो और क्वेश्चन के आंसर बराबर दे रहे हो। तो बेटा आंसर कर दिया करो, उसमें बहुत कुछ नहीं जाना आपका, बहुत से बहुत 30 सेकंड लगेगा। हम कह रहे हैं 1.5 मिनट लग जाएगा, 1.5 मिनट में उस आंसर को कर दिया करो। आप कमेंट करोगे, हम उस कमेंट को देखते हैं तो थोड़ा हमें अच्छा लगता है कि बच्चों के तो बन रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए क्या होता है बेटा, आपने एक्सपी क्लास चैनल से जुड़े रहिए और जितने भी आपके दोस्त हैं इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करती रहिए। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।